हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आप लोगों के बीच आ गए हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया है आपको, और आज हम लोग 12 लगाने वाले हैं। 1 से लेकर के 11 तक मैंने लगा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, साथ साथ आपको ध्यान देगा कि आपको इसका वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। और खान सर का आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट, और उसमें आपको 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था वो, और साथ साथ ज्ञान बिंदु का आपको 15 सेट वाला बुक, ये तीनों मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम एग्जाम का काफ़ी करीब है। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और चैनल में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग टेस्ट सीरीज 12 यहाँ पर देखने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनी। तो एक का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। ठीक है, आपको लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। वही ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपको बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो बड़ा डेट तो सभी को याद रहता है, लेकिन इसमें 16 छोटा डेट याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, इसको याद रखना है, बंगाल विभाजन जो हुआ था। और इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा, हिमा दास, नीता अंबानी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो 2 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, PT उषा। ठीक है, PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? PT उषा। वहीं PT उषा का देखिए फुल फॉर्म भी अगर पूरा नाम पूछ दिया तो इसके लिए भी जान लीजिए कि पल्लेवुल्ला खंडी थक्के पर मबीला उषा। पल्लेवुल्ला खंडी थक्के पर मबीला उषा इनका पूरा नाम है। और देखिएगा, ध्यान देंगे, इसके साथ साथ एक और फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी को बनाया गया था। किसका सदस्य बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला का सदस्य नीता अंबानी को बनाया गया था। इसको ध्यान में रखना है। और अभी जो है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, PT उषा बनी है, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर की। नमो भारत क्या है? अहमदनगर निगम द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता ट्रेन, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, या भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो 3 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी होने वाला है यहाँ पर, कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत है। ये नमो भारत का मतलब क्या है, इसको जान लेंगे अच्छे से, कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी कि UNO का अस्थायी सदस्य नहीं है। जापान, रूस, फ्रांस और चीन। तो 4 का आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों जापान होने वाला है, ए, जो कि अस्थायी सदस्य नहीं है। आप बाकी इनमें से ये तीनों आपको अस्थायी सदस्य हैं। इनका एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखेंगे, देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, ये मैंने बनाया है। ठीक है, अरुचि बिफ्रा। ठीक है, अरुचि बिफ्रा, इस तरह से। ठीक है, और से देखिए अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 सदस्य जो हैं, जो कि अस्थायी सदस्य देश हैं, इनमें से ये आपको ट्रिक लिख लीजिएगा, काफ़ी आपको हर एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है, आने वाला आपको आएगा, इससे ये हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। तो ये देखिएगा, इनमें से आपको देखिएगा फ्रांस आ गया, रूस आ गया, चीन आ गया, लेकिन जापान नहीं है। तो ये आपको ट्रिक याद रहेगा, तभी आप छांट के बना सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न। 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि लौ एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो 5 का आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ओडिशा में। शायद अभी ये बिहार SI सब इंस्पेक्टर का जो अभी मेंस वाला जो एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है शायद, मे बी।
ठीक है। तो बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। देखिएगा आपको ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये आपको नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है, इस डायरेक्शन में पूछ रहा है कि हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सब पूछता है क्वेश्चन। तो 6 का आपको देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले आपको आएगा सी, यानी कि 3 आएगा काराकोरम पहले नंबर पे, वो सबसे ऊपर में, ठीक है, उत्तर साइड। फिर उसके बाद 1 नंबर आएगा लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जौस्कर, जौस्कर के बाद पीर पंजाल। इस प्रकार आपको ये सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? कच्छ के रण का कुछ हिस्सा जो है कि साझा करता है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आपको कच्छ, भारत के कच्छ के रण से का कुछ हिस्सा जो है कि साझा करता है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनईएफटी, नेफ्ट, ईसीएस, आईएमपीएस या आरटीजीएस। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी कहलाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आईएमपीएस कहलाता है। क्या कहलाता है? आईएमपीएस कहलाता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को आईएमपीएस। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में किस में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? निशान पाकिस्तान ये जो है कि पाकिस्तान का ये सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी। तो 9 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई को मिला था। किसे मिला था? मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। ये आपको प्रधानमंत्री थे भारत के, इन्हें मिला था, मोरारजी देसाई को। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो 10 का आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के योगदान के लिए दिया जाता है। और वहीं याद रखेंगे आप लोग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था तो जी शंकर ग्रुप को मिला था, श्री शंकर ग्रुप को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भी ध्यान में रखना है। और ग्रैमी स्कोर आपको ये ग्रैमी पुरस्कार जो मिलता है आपको फिर संगीत के क्षेत्र में मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भारत का पहला शहर जिसे मान्यता दी गई है कोझिकोड, कानपुर, एर्नाकुलम, रायपुर। 11 का आपको राइट आंसर कोझिकोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में यूनेस्को ने आपको मान्यता दिया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान देंगे कि केरल का स्थित कोझिकोड, ये जो है आपको कोझिकोड यूनेस्को को ये साहित्य का शहर यानी कोई लिटरेचर का होने वाला है, पहला भारतीय शहर हो गई है, पहला भारतीय शहर बनने वाला है। और इसके साथ साथ आपको हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखेंगे कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? स्वतंत्र भारत @75%, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। सी ऑप्शन है आपको ईमानदारी जीवन का एक तरीका, भ्रष्टाचार के विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 12 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम यही है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 1880, 1882, 1881, 1890। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो की गई थी, तो 13 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में यूएस ओपन टेनिस की शुरुआत की गई।
और वहीं आप देखिएगा टेनिस खेल में 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इनका हम लोग लाइन से आपको क्रम भी याद रखेंगे, क्योंकि क्रम आपको पूछ देता है, हमेशा आपको एग्जाम में भी पूछ देगा कि आपको इनका क्रम क्या है, सजाएं इसको इस तरह के, इसको क्रम में सजाएं। तो पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होता है पहला, आपको साल का पहला क्या होता है ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। फिर उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको विंबलडन आता है। फिर उसके बाद आता है क्या, यूएस ओपन, ठीक है। इस तरह से आपको आता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री लग गया शायद, जो भी गलत होगा शायद। किलियन मबाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। देखिएगा यहाँ पर आपको 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लियोनेल मेसी को, ठीक है। लियोनेल मेसी को बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास का किला वर्तमान में खालिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत है? तो देखिएगा 15 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में रोहतास का किला, ठीक है। रोहतास अपना बिहार वाला नहीं समझिएगा, ये रोहतास का किला अलग है ये, ठीक है। तो रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास का जो किला है ना, ये शेर शाह सूरी ने, इसको किसको बनाया था, किसने? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, अपने के दौरान बनाया गया किला है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर। एक व्यक्ति, देखिएगा यहाँ से आपको मैथ है, मैथ के लिए मैं मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इसका आपको राइट आंसर देखिएगा, अनामिका कुमत, विनीता जायसवाल, हुमैरा मुश्ताक, समीरा रेड्डी। तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको, हुमैरा मुश्ताक है, ठीक है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक हैं, जो कि आपको कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आपको जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, JNK, ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये रहने वाली हैं। और ध्यान देंगे साथ साथ कि भारत का पहला फार्मूला 1 मोटर रेसिंग ड्राइवर कौन है? नारायण कार्तिकेयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 नंबर, कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश क्या है, मतलब कब से हुआ? 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1909, 1919 या 1935 है? तो 32 का राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम से हुआ भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर की, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? 1909, 1919, 1935 या 1947 से? तो 33 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा, 1919 से। क्या हो जाएगा? भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 1919 अधिनियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर की, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मनु को माना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा ही की गई थी। ध्यान इसको में रखना है आपको, पॉइंट नोट करते चलिएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा ही की गई थी। कामसूत्र के नामक पुस्तक के लेखक वात्स्यायन हैं। कामसूत्र के इस वात्स्यायन जो हैं, ये इनका एक बुक है कामसूत्र, इसको भी ध्यान रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा, NS काजरोलकर के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ध्यान देंगे,
तो 36 का देखिएगा छठ पूजा, चित्रगुप्त पूजा, बसंत पंचमी या चेहल्लुम। ध्यान देंगे आपको ए आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से कि छठ पूजा। छठ पूजा जो है कि आपको ये अपने बिहार का सबसे आपको ये फेमस त्यौहार माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, बिहार का, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल का अगर फेमस त्यौहार पूछ दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल का हो जाता है दुर्गा पूजा, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, होते रहता है। तो ध्यान देंगे कि कौन सा त्यौहार है जो कि सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, तो छठ पूजा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने की? इस्कॉन की स्थापना किसने की है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्री चैतन्य, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती या श्री रामकृष्ण। तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये आपको इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 38 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर कितना, 5, 4, 7, 6। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, 6 सदस्य, कुल 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के खालिस्तान में स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम, वेस्ट साइड में, ठीक है। तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है आपको उसके पश्चिम डायरेक्शन में स्थित है सिंधु नदी। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जीडीपी प्लस विदेशों से आए, जीडीपी माइनस विदेशों से आए, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। 40 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, खगोल विज्ञान, वेदांत, शासन कला या संस्कृत व्याकरण? तो यहाँ पर आपको डी राइट आंसर 41 का हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण। यानी कि संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि, इन्हीं को जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी, बहलूल लोदी के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, खिजर खां के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा? तो 42 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1504 ईस्वी में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? किस देश ने पहली बार जीता है? क्या है? जून 2023 का संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन? 43 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, भारत ने जीता है पहली बार। कौन सा? तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने, एक उपरोक्त में से कोई नहीं? 44 का आपको बी हो जाएगा, जहांगीर ने, ठीक। किसने? जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर की, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, यानी कि सहायक गठजोड़ की नीति के द्वारा, अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, कुशासित राज्य की घोषणा करके या युद्ध के द्वारा? तो 45 का आपको राइट आंसर देखिएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, कुशासित राज्य की घोषणा करके। कुशासित राज्य की घोषणा करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को जो मिलाया गया था ना, वो आपको कुशासित राज्य के घोषणा के द्वारा करके मिलाया गया था। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित का सही जोड़ा का मिलान कीजिए। तो एक आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपको, 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य जो था, ये क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक का विकास करना था, इसका आपको 2 हो जाएगा। पंचशील में क्या हुआ था? तो इसका आपको हो जाएगा शांतिपूर्ण, पंचशील हो जाएगा आपको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत है। फिर हो जाएगा पांडुंग सम्मेलन जो है आपको, इसकी जो है आपको ये 4 हो जाएगा, आपको क्या है देखिएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। और ये डी का हो जाएगा, दलाई लामा वाला हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये तिब्बत के धार्मिक के नेता को जो सीमा पार करके भारत चले आए, इसको ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिलान करेंगे तो इसका आपको 61 का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर हम लोग 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही, बर्मी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं? 62 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, द्विवेही आपको मालदीव की आधिकारिक भाषा है। 63
पर प्रश्न है कि जाकर के नैपिडो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल या म्यांमार? 63 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी है नैपिडो। ध्यान देंगे, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चित प्रश्न है कि म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है और म्यांमार को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था। बर्मा का ही म्यांमार नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर के निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु। देखिएगा 64 का आपको राइट आंसर देखिएगा, तमिल भी हो जाएगा, कन्नड़ भी हो जाएगा, तेलुगु, यानी कि डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को निम्नलिखित तीन में से तीनों भाषाओं को क्लासिकल भाषाएं घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखेंगे हम लोग। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति। 65 का आपको राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, 65 का सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन किसकी स्थापना की गई? बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा में तो ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। वहीं ग्राम पंचायत पूछ जाएगा तो अनुच्छेद आपको 40 होता है, इसका भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर के अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अंधेरी नगरी चौपट राजा ये नामक एक नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? सुमित्रानंद पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का के द्वारा लिखा गया है अंधेरी नगरी चौपट राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार के गाँव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, मेरा गाँव मेरा गौरव, नमी रोशनी, नई मंजिल। तो 67 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, मेरा गाँव मेरा गौरव। ठीक है, यानी कि बिहार के गांवों तक, आपको VVI इसको लगा लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव और मेरा गौरव। यह योजना कब लागू किया गया? 2015 से प्रारंभ किया गया। कब? 2015 में ये योजना लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। 68 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभ करने से पूर्व गाँव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, तो दोनों चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सभी के लिए समान न्याय, या तो धर्मस्ततो जया, योगाक्षेमम वहम्यहम्। ठीक है, 69 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर, या तो धर्मास्ततो जया। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए, ठीक ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आदर्श वाक्य है, ये इसको ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के आदर्श वाक्य है, या तो धर्मस्ततो जया। 70 नंबर प्रश्न है कि अरुण, बरून और तमूर नदियाँ खालिस्तान नदी प्रणाली का हिस्सा है। अरुण, बरून और तमूर नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, सिंधु या कोसी। 70 का राइट आंसर देखिएगा, डी हो जाएगा, कोसी। ये कोसी की अरुण, बरून और तमूर नदियाँ कोसी नदी की प्रणाली हिस्सा है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो 71 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की आपको जनसंख्या जो है कि सबसे कम है। और कुछ फैक्ट जान लेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी, इस फैक्ट को, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर की दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? देखिएगा, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में। तो 72 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय में स्थित है दिफू दर्रा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं देखिएगा। इसका एक ट्रिक है, बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बोया, बो से आपको बोमडिला दर्रा, या से यांगयाप दर्रा, और दी से दिल यानी कि दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, यानी कि 3 दर्रा जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा जो मैंने बताया, तो आप लोगों को काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा इसके हर एग्जाम के लिए। भारत की संसद में पहला आपको लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1975, 1968, 1972 या 1965? तो 73 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक, ध्यान देंगे, पहला लोकपाल विधेयक जो पेश किया गया था 1968 में पेश किया गया था। 74 नंबर पर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में आपको पर्वत शिखर दे दिया है और सूची 2 में ऊंचाई दे दिया है मीटर में, ठीक है। कॉमेट की ऊंचाई कितनी है? तो कॉमेट की ऊंचाई है जाकर के 7756 मीटर, ठीक है। कॉमेट की ऊंचाई जो है 7756 मीटर है, ये पहला वाला सही है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है आपको 8586 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा 8586। नंदा देवी का आपको 78 से 16 होता है और केटू का हो जाता है 8611 मीटर, इसको ध्यान में रखेंगे, सब याद रहना चाहिए, ठीक है आपको। तो इसका राइट आंसर 74 का आपको हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यहाँ पर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक, जेरीमेंडरिंग। 75 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 75 का यहाँ पर डी हो जाएगा, जेरीमेंडरिंग, ठीक है। जेरीमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 नंबर के निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द देखिए, यहाँ पर आपको रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ से। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, वस्तु और सेवाओं पर कर। आपको 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं पर जो कर है ये आपको प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये आपको अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसलिए आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब आपको प्रत्यक्ष कर है। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में आपको कुछ ये अंतर मैं आपको समझाऊंगा, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, जिनको नहीं समझ में मतलब जो नहीं जानते होंगे। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है वह कर जिसे व्यक्ति पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से भुगतान उसी व्यक्ति को मतलब उसी को करना पड़ता है, वो आपको प्रत्यक्ष कर रहता है। जैसे कि आपको हो गया निगम कर, आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर, ये सब संपत्ति, ये आपको डायरेक्ट टैक्स लगता है, सब पे प्रत्यक्ष कर हो गया। और अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि वह कर जो लगाया जाता है किसी पर और अंतिम रूप से भुगतान है ना उपभोक्ता को करना पड़ता है, यानी कि उसको नहीं, उपभोक्ता को करना पड़ता है। जैसे कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी, ये सब आपको अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। साथ साथ इसमें भी ध्यान रखेंगे जीएसटी भारत में कब लागू किया गया, इसको ध्यान रखेंगे छोटा डेट के साथ, 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और सबसे पहले जीएसटी कौन से दुनिया में आपको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? 1954 में आपको फ्रांस में, ठीक है। कब? 1954 में फ्रांस, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस में सबसे पहले आपको जीएसटी लगाया गया था 1954 में, और भारत में सबसे पहले जो जीएसटी लगाया गया तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 92 नंबर की, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड या कोसी। तो 92 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, चंबल का ये आपको हिस्सा है। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब या व्यास है। तो 93 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज जो है कि उद्गम भारत में नहीं है सतलज का, ठीक है। अदरवाइज आपको रावी, चिनाब, व्यास का आपको भारत में उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 94 नंबर कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? एमजी रामचंद्रन, भीमराव अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री। तो 94 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को आपको मरणोपरांत आपको दिया गया भारत रत्न। कब दिया गया? 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो ताशकंद में हुई थी, आपको 11 जनवरी 1966 को हो गई थी आपको, उसके बाद आपको इनको आपको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को? जनवरी 1, अप्रैल 1, फरवरी 22 या मार्च 22 है। तो 94 के बाद 95 नंबर का राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, ये 22 मार्च को जो है ना चैत्र 1 पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या क्रांतिक ताप। देखिएगा, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब उस ताप को क्या कहते हैं? 96 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर के, जिस वस्तु का गंध वह वस्तु है जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक, एसिड बेस संकेतक, सिंथेटिक संकेतक या प्राकृतिक संकेतक है। 97 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी संकेतक जिनका गंध एसिडिक व बेसिक माध्यम में बदलता हो। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपको इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, ये आपको जिम्मेदार नहीं है। तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ये जो है कि आपको गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपको अगर देखा जाए ताप विद्युत से संयंत्र होने वाला उत्सर्जन, इससे आपको है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ये भी हो जाएगा आपको। परिवहन के लिए पेट्रोल वाहन का उपयोग, ये भी आपको हो जाएगा जिम्मेदार। 99 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि ये आपको इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, फ्यूज़ कहलाता है वो, कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। सुरक्षा उपकरणों में ध्यान देंगे तो फ्यूज़ कहलाता है वो, जो हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं। और फ्यूज़ यहाँ पर आपको हम लोग फैक्ट इसके बारे में जानेंगे कि फ्यूज़ जो यूज़ होता है वो किस किस चीज़ से बनकर बना होता है, कि क्या क्या मिल करके। तो शीशा और टिन से मिला होता है। 37% आपको उसमें शीशा मिला होता है और 63% उसमें टिन होता है। ठीक है, टिन होता है। और यहाँ हो जाएगा आपको पीबी, ठीक है, और ये हो जाएगा एसबी, सॉरी पीबी। टिन का हो जाता है, टिन का टी से टिन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 63% टिन होता है और शीशा 37% मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100 नंबर के मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कहता है कि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ध्यान देंगे 100 नंबर का आपको देखिएगा राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में, और एमाइलेज जो है कि लार में उपस्थित होता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर के निम्नलिखित से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। 101 का आपको देखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। अस्त होते हुए सूर्य रंग का लाल होना जो है ना, ये आपको प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इसका ये उदाहरण नहीं हो जाएगा। लेकिन इंद्रधनुष का निर्माण होना, तारों का टिमटिमाना और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सब आपको प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 102 नंबर के परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। देखिएगा एक परजीनी गाय है जो कि रोजी उसका नाम है, इसके दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या हो। मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, मानव बीटा लैक्ट एल्बुमिन, मानो अल्फा ग्लोब्यूलिन, मानो बीटा ग्लोब्यूलिन। तो 102 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा कि मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है। ये आपको रोजी जो गाय है परजीनी गाय, इसके दूध में मिलने वाला ये प्रोटीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर देखें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। जब 12 ग्राम कार्बन को निर्वात में गर्म किया जाता है तो भार में परिवर्तन नहीं होता है। इससे दाब पर वायु के नमूने को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। प्लेटिनम के टुकड़े को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से पूर्व तथा पश्चात भार समान रहता है। 103 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम आपको CO2 का निर्माण होता है, इसको ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 104 नंबर के NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का परिवर्तित न होने की आशा करेंगे हम लोग। तो pH, घनत्व, अपवर्तनांक, वैद्युत चालकता। 104 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तनांक को हम लोग कि इसका परिवर्तित न होने की हम लोग आशा करेंगे। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 105 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है आपका ये पहला वाला। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तरल रूप में ठोस CO2 जो है कि ये आपको नहीं बदलती है, ये आपको गलत हो जाएगा, 2 गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। यानी किस में है, देखिए डी में ऑप्शन दिया है आपको, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। देखिए यहाँ पर लावनी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, तो 101 का ही हो जाएगा लावनी, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित ये, ठीक है। निम्नलिखित 4 शब्द देखिए आप, रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग आप लोग खुद से बनाएंगे।
वैसे बता देता हूँ 117 का देखिएगा बी हो जाएगा झुंड आंसर। 121 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित में से परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या प्रकाश के पृथ्वी के प्रकाश का प्रवर्तन। 121 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का ये प्रकीर्णन होता है। ये क्या है कि ये कोई सूर्योदय जब होता है या सूर्यास्त होता है उसके समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने यानी कि लाल रंग का जो आपको प्रतीत होता है ना, वो आपको ये परिघटना जो है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। 122 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 122 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा 10.5 होता है आपको पीएच मान। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनती है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्णाधिक प्रवर्तन, अपवर्तन एवं पूर्णाधिक प्रवर्तन। तो देखिएगा 123 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अपवर्तन एवं पूर्णाधिक प्रवर्तन के कारण जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है। 124 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम या एल्युमिनियम। 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कपड़ा मिल, कागज मिल या पेपर मिल, थर्मल पावर प्लांट है। 125 का राइट आंसर डी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट जो है ना, ये आपको उद्योग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 126 नंबर के कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 126 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है आपको निम्नलिखित में से गैस ज्वलनशील है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर के एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व हैं? 14 सदस्य हैं, तत्व हैं। इस तत्व श्रेणी का सदस्य नहीं है, देखिएगा UNP, TM, FM। तो देखिएगा 127 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। TM यानी कि ये थूलियम का संकेत है, TM का मतलब होता है थूलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश खाली स्थान में संचारित होता है किसमें? क्षैतिज रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में, वक्र रेखा में या सीधी रेखा में। 128 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सीधी रेखा में। प्रकाश जो है कि सीधी रेखा में गमन करता है। और तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको 129 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। 129 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अधातुएं धनायन बनाती है। ये आपको कथन गलत है क्योंकि अधातुएं धनायन नहीं ऋणायन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 130 नंबर की मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्कापिक्षाक यानी कि जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया का ही नाम है आपको शुष्कापिक्षाक। विटामिन A, D, C, K किसके कारण होता है? आपको 130 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन A की कमी के कारण। विटामिन A की कमी के कारण आपको जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन A का वहीं आपको वैज्ञानिक नाम जान लेंगे, रेटिनॉल होता है। C का वैज्ञानिक नाम होता है आपको एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, D का होता है आपको जाकर कैल्सीफेरॉल, K का होता है फिलोक्विनोन। सब आप लोग याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सॉन लमन इसका यौगिक है, किसका यौगिक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम या PB यानी कि ये लेड सीजा। ठीक है, तो 131 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर Mg यानी कि मैग्नीशियम, एप्सॉन लमन मैग्नीशियम का यौगिक है। 132 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत की पहचान करना है। तो 132 हम लोग देखेंगे, हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही है ये। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, जो कि गलत है, आपको यही सही हो जाएगा। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, ये भी सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी सही है। तो देखिएगा आपको यही गलत है, बी वाला ऑप्शन यही आपको गलत ही सही करना था। 133 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, के सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला इसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, जिसको कोरोना कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आपको है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, परिमंडल या कोरोना। देखिए आपको इसमें आ ही गया, तो 133 का आपको देखिएगा राइट आंसर देखिए सी हो गया। मैंने बोला था यहाँ पे कोरोना, देखिए परिमंडल या कोरोना, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए, सोचिए, देखिएगा आविष्कारक है यहाँ पे दे दिया है और ये आविष्कार करता है।
ठीक है, आविष्कार करता। देखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। 134 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कहाँ है आपका जेम्स वाट, इसमें 3 में है। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था, ये आपको 1 नंबर हो जाएगा। गैस इंजन का निर्माण आपको डैमलर ने किया था, गैस इंजन का डैमलर। और रॉकेट का इंजन का आविष्कार किया था गोडार्ड, ठीक है, गोडार्ड। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका आपको देखेंगे। तो 134 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर की, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। ठीक है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। जेसी बोस, हिडेकी युकावा, जेसी थॉमसन, एस एन बोस। इसका आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, हिडेकी युकावा, आपको जो परमाणु बल का खोज किया था। साथ साथ आपको इसी भी ध्यान में रखेंगे जाकर के कि परमाणु संरचना का खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु संरचना का खोज जॉन डाल्टन, और परमाणु विखंडन का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। और साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि ये परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, परमाणु बम का रॉबर्ट ओपेनहीमर। और जेसी बोस ने आपको कैस्कोग्राफ का खोज किया था। जे थॉमसन आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।